हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है वर्ष 1993 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में बात करते हैं तो ये किस प्रकार का आयोग हो जाएगा? आप बोलोगे ये एक प्रकार का संविधिक आयोग होता है। क्या होता है? संविधिक आयोग है हमारा। और संविधिक आयोग हम किस आयोग को बोलते हैं? कि वे आयोग जिसका भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया होता है उसको हम संविधिक आयोग बोलते हैं। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इस आयोग को मानव अधिकारों का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मानव अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है? तब आपका सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को क्या कहते हैं? तब आपका आंसर होगा कि मानव अधिकारों का प्रहरी कहते हैं। और जब हम इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संरचना के संदर्भ में बात करते हैं तो इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। 4 इसमें सदस्य होते हैं और 1 इसमें अध्यक्ष होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। तो ऑप्शन सी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित अनुसूची है। तो पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी होगी? इन चारों में से आपका सही आंसर है 11वीं अनुसूची। ये पंचायतों से संबंध रखती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। जब हम अनुसूचियों के संदर्भ में बात करते हैं तो ये आप जानते हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, किंतु वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। जबकि जो 12 अनुसूचियों में से जो 11वीं अनुसूची उस पर पंचायतों का प्रावधान किया गया है। और 9वीं अनुसूची का जो समावेश है ये भारतीय संविधान में प्रथम क्रम का जब संविधान में संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में तब जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। और 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में वर्ष 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची इसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया है। और ये जो 11वीं अनुसूची है ये भारतीय संविधान में 73वें क्रम का संविधान में संशोधन होता है। और 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 में वर्ष 1992 में ये जो 11वीं अनुसूची है इसका समावेश किया गया। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। संविधान में 74वें क्रम का संविधान संशोधन हुआ। और 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 में संविधान में 12वीं जो अनुसूची है उसका समावेश किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि जब हम लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो लोक सेवा आयोग 3 प्रकार का होता है। एक होता आपका संघ लोक सेवा आयोग, नंबर 2 होता आपका राज्य लोक सेवा आयोग, नंबर 3 होता आपका संयुक्त लोक सेवा आयोग। इन तीनों लोक सेवा आयोगों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है। और संघ लोक सेवा आयोग ये पूरे केंद्र सरकार का एक आयोग होता है, पूरे सेंटर का आयोग होता है। और प्रत्येक राज्यों के लिए अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, उसको हम संयुक्त लोक सेवा आयोग बोलते हैं। उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 315 में। चलिए, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। और जब हम प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ऐसा जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। और वहीं जब हम लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। तो ये चारों अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्य कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो ये आप जानते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन
डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम राज्यपाल के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत यानी प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तब आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 153 के तहत की गई। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 154 के संदर्भ में बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में उल्लेख मिलता है कि राज्य कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है अनुच्छेद 75 में किया गया, जैसे कि हम अब बात कर रहे थे। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा ये किस बात पर निर्भर करती है, आपका सही आंसर है वायुमंडल की नमी पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल है, तो इन चारों में से शीत मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। शीत मरुस्थल का मतलब होता है ठंडा मरुस्थल, तो ये पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये एक प्रकार का शीत मरुस्थल होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चलैया समिति संबंधित है, तो चलैया समिति इसका संबंध किस क्षेत्र से है, आपका सही आंसर होगा चलैया समिति ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, तो वो कौन सा युद्ध है इन चारों में से जिस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, आपका सही आंसर होगा कि ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है। इस पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात क्या होता है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। और मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं, बाबर होते हैं। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब होता है, तब आपका सही आंसर होगा कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध के हो जाने के बाद क्या होता है, भारत में मुगल प्रशासन या फिर मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना होती है वर्ष 1913 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि जब भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में जब कभी मामला खड़ा होता है, कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो मामला उच्चतम न्यायालय को प्रेषित किया जाता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। और ध्यान रखना है आपको कि भारत का जो चुनाव आयोग है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। और संसद का आप जानते हैं कि संसद ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। भारतीय संसद का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। और उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। और ये आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। तो चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर है एंजिल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं, तो सबसे अधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है, आपका सही आंसर है तृतीयक जो तरंगे होती है ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया। ध्यान रखना है कि भूकंप हम किसको बोलते हैं, तो पृथ्वी के कंपन को ही हम भूकंप बोलते हैं। भूकंप आने से, जब भूकंप उत्पन्न होता है तो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। भूकंप जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तृतीयक तरंगे। तो सर्वाधिक जो तीव्र गति से चलने वाली जो तरंगे होती है वो प्राथमिक तरंगे होती है। सबसे स्लो तरीके से, सबसे धीमी गति से चलने वाली जो तरंगे वो तृतीयक तरंगे होती है। और इन तृतीयक तरंगों से क्या होता है कि सर्वाधिक विनाश होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी होती है, तृतीयक तरंग होती है। और इस तृतीयक तरंग को हम एल तरंग के नाम से भी जानते हैं। एल तरंग, इस तृतीयक तरंग को क्यों बोलते हैं, तो लव नामक वैज्ञानिक के द्वारा इन तृतीयक तरंगों की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये जी.वी. मावलंकर थे, अर्थात इनका पूरा नाम होता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोकसभा के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत की जो लोकसभा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तब आपका आंसर होगा कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान मिलता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 25 वर्ष रखी गई है, जबकि राज्यसभा के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तब आपका सही आंसर होगा कि अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, जबकि वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये आपका आंसर होगा 545 सदस्य हैं वर्तमान समय में, अधिकतम हो सकते हैं 552, और न्यूनतम जो उम्र है सदस्य बनने की वो 25 वर्ष रखी गई है। और इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर ये होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी को आकार में गोलाभ किसने बताया? तो सबसे पहले पृथ्वी की जो आकृति वो गोल किसने बताई थी? आपका सही आंसर होगा कि अरस्तु के द्वारा सबसे पहले पृथ्वी की आकृति गोल बताई गई है, जबकि न्यूटन के द्वारा सिद्ध किया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी आकृति क्या होती है? गोल होती है। सबसे पहले अरस्तु ने क्या बताया था कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। और न्यूटन ने सिद्ध करके दिखाया कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी आकृति गोल है। लेकिन वास्तव में हमारी जो पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है? तब आपका आंसर होगा कि लद्वाक्ष है या फिर जियोल्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में अपना पहला जन भाषण ये दिया गया था आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने अपना जो पहला जो सत्याग्रह है वो कहाँ पे किया था भारत में? तो वो चंपारण में किया था 1917 में। जबकि सबसे पहले जो अपना जो सत्याग्रह था उसका सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सबसे पहले किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी महोदय थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज़ादी के समय का मतलब ये आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी होते हैं। और ये आप जानते हैं कि जब हम कांग्रेस के संदर्भ में बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना ये कब होती है? तो आपका आंसर होगा कि वर्ष 1985 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इनकी कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू की जाती है? तो देश में राष्ट्रीय आपात लागू ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपका सही आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम आपातकाल के संदर्भ में बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, नंबर 2 होता आपका राष्ट्रपति शासन, नंबर 3 होता है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया। और वित्तीय आपात का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये जो राष्ट्रपति जो शासन है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भारत के मतलब संबंधित राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो इसकी सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और देश में अब तक जो वित्तीय आपात ये कितने बार लागू हो चुका है? तब आपका आंसर होगा कि देश में अब तक वित्तीय आपात की स्थिति ये लागू नहीं हुई है, मतलब 0 बार लागू अभी तक हुआ नहीं है लागू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? इन चारों में से आपका सही आंसर है कि कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया। और कोटोपैक्सी ये कहाँ पे अवस्थित है? तो इक्वाडोर नामक एक देश है। तो इक्वाडोर नामक देश में विश्व का ये सर्वाधिक ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1932 में पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था? तो 1932 में
पूना में क्या होता है, एक समझौता होता है, महाराष्ट्र के पुणे में एक समझौता होता है जिसको हम पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये समझौता किस किस के बीच में होता है, तो महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच में 1932 में एक समझौता होता है जिसको हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? आपका सही आंसर है प्रबंध करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसको हम बैंकों का बैंकर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में अवस्थित है। बैंकों का बैंकर इसको बोलते हैं। और ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब होता है? तब आपका आंसर होगा कि 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की ये जो 48% आबादी है ये कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? तो भारत की जो प्रथम खनिज नीति है ये किस वर्ष घोषित होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 1951 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो प्रथम जो औद्योगिक क्रांति होती है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन में होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य, सबसे अधिक मात्रा में रबड़ कहाँ पे उत्पादित होता है? आपका सही आंसर है केरल में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा इसका संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति इसकी स्थापना होती है वर्ष 1938 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो 1944 में गांधीवादी जो योजना है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? आपका आंसर होगा कि नारायण अग्रवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो देश में प्रथम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना वर्ष 1975 में होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का प्रारूप ये आपका MN राय जी के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आपका आंसर है आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।